हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो कल इसके बारे में हमने जाना था कि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहता है। ओके, जो इसका मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ई के द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत धारा अर्थात I इक्वल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल टी। ओके, तो यहाँ पर जो I है वह विद्युत धारा है, क्यू आवेश और टी दर या समय, अर्थात विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ओके, आइए हम एक क्रियाकलाप की सहायता से विद्युत धारा की अवधारणा को समझने का प्रयास करें। ओके, तो चलिए हम लोग विद्युत धारा की जो कॉन्सेप्ट या जो अवधारणा है उसको उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 1, आवश्यक सामग्री संयोजित तार, लोहे की कील, लकड़ी की छड़ या पेंसिल, एक विद्युत बल्ब और एक सेल। ओके, तो सबसे पहले सामग्री लेते हैं, जैसे कि संयोजित तार क्या है, इसको कंपोनेंट उसको क्या करने के लिए, संयोजित करने के लिए अर्थात जोड़ने के लिए। लोहे की कील, लकड़ी की छड़ या पेंसिल और एक विद्युत बल्ब और एक सेल। स्थिति फर्स्ट, चित्र 1 अ के अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाएं। ओके, तो जैसे कि आप लोग चित्र 1 अ में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक विद्युत परिपथ है। इसमें संयोजित तारों की मदद से एक सेल को एक कील व एक बल्ब के साथ जोड़कर परिपथ पूर्ण करें। ओके, तो इसमें संयोजित तारों की मदद से क्या है, एक सेल व एक कील को क्या है, एक बल्ब के साथ जोड़कर परिपथ को पूर्ण करते हैं। जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर सेल है, यहाँ पर कील है, यहाँ पर क्या है, बल्ब है। परिपथ पूरा होने पर बल्ब का अवलोकन करें। क्या बल्ब जल उठता है? तो परिपथ पूर्ण होने के पश्चात हमको परिपथ इस प्रकार से नजर आता है। ओके, तो क्या बल्ब जल उठता है? तो हाँ, बल्ब जल उठता है, जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमने लोहे की लिए थे, और जो लोहे होता है उसमें विद्युत का चालन होता है, अर्थात विद्युत का प्रवाह होता है, जिसके कारण इसमें क्या है, पूरे सर्किट पूरे परिपथ में विद्युत का प्रवाह होता है। इस वजह से जो विद्युत का जो बल्ब है वह जल उठता है। स्थिति 2, अब कील के स्थान पर परिपथ में एक पेंसिल जोड़ी, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। ओके, तो जैसे कि आप लोग चित्र 1 में देख सकते हैं, हम लोग कील के स्थान पर क्या है, एक लकड़ी का पेंसिल लेते हैं। क्या परिपथ पूर्ण होने पर बल्ब जल उठता है? तो नहीं, जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। यदि नहीं तो क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग लकड़ी का क्या लेते हैं, एक पेंसिल। चूंकि जो लकड़ी होता है वह विद्युत का चालन नहीं करता, अर्थात इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जिसके कारण क्या है, इस पूरे सर्किट इस पूरे परिपथ में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। इस वजह से जो विद्युत का बल्ब है वह जल नहीं उठता। स्थिति 3, परिपथ में दो संयोजित तारों के बीच चित्र 1 में दिखाए अनुसार जगह छोड़ दे। जैसे कि आप लोग चित्र 1 में देख सकते हैं, इसमें क्या है, परिपथ के मध्य जो दो संयोजित तारों है उसके मध्य क्या कर देते हैं, गैप या फिर स्पेस अर्थात रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अर्थात परिपथ टूटा हुआ छोड़ दे। क्या ऐसी स्थिति में बल्ब जलेगा? तो इस स्थिति में बल्ब भी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस परिपथ में क्या होता है, इस पूरे परिपथ में जो विद्युत का प्रवाह है नहीं होता है, जिसके कारण जो बल्ब है वह नहीं जलता। इसी प्रकार आप सिक्का, कांच की छड़, कागज, रबर आदि का उपयोग कर यह प्रयोग दोहरा सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग सिक्का, कांच की छड़, कागज, रबर और आदि या फिर अन्य जो उपकरण है उसकी सहायता से इस क्रियाकलाप को और दोहरा सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जब परिपथ संयोजी तारों से जुड़कर पूर्ण हो अथवा उसमें चालक तारों के साथ ही कोई अन्य चालक वस्तु भी उपस्थित हो तब भी बल्ब जलने लगता है। जैसे कि हम लोगों ने स्थिति फर्स्ट का चित्र 1 में देखा था कि हम लोगों ने क्या लिया था, उसमें लोहे के कील। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो लोहा होता है वह विद्युत का चालन होता है, अर्थात विद्युत का क्या होता है, उसमें प्रवाह होता है, जिसके कारण क्या होता है, उस परिपथ में क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, जिसके कारण क्या है, जो बल्ब है वह जलता है। अर्थात ऐसी स्थिति में परिपथ में विद्युत आवेशों का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होता है। अर्थात इस प्रकार की जो परिपथ होता है उसमें जो विद्युत आवेशों का जो प्रवाह होता है वह किसी भी रुकावट के बिना होता है, अर्थात इसमें कोई भी रुकावट नहीं होता। परंतु किसी विद्युत रोधी पदार्थ की उपस्थिति में अथवा टूटे हुए परिपथ की स्थिति में आवेशों का प्रवाह रुक जाता है और बल्ब नहीं जल पाता। जैसे कि हम लोगों ने चित्र 1 का ब एवं चित्र 1 का स में देखा था कि स्थिति 2 एवं स्थिति 3 में
क्या होता है कि उसमें क्या है, हम लोगों ने क्या लिया था, लकड़ी का पेंसिल लिया था और दो संयोजी तारों के मध्य स्पेस छोड़े थे। अर्थात स्थिति 2 में क्या किया था, हम लोगों ने क्या है, लकड़ी का पेंसिल लिया था, क्योंकि जो लकड़ी होता है वह विद्युत का चालन नहीं होता है, जिसमें उसमें क्या है, उसका विद्युत का प्रवाह होता है वह पूरे परिपथ में नहीं होता है, इस वजह से बल्ब नहीं जलता है। ठीक इसी प्रकार स्थिति 3 का जो चित्र 1 में है, हम लोगों ने पाया था कि इसमें दो संयोजी तारों के मध्य क्या कर देते हैं, स्पेस अर्थात स्थान छोड़ देते हैं, उसको ज्वाइंट नहीं करते, जिसके कारण उस पूरे परिपथ में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, इस वजह से जो बल्ब है वह नहीं जलता। ऊपर दिए गए प्रयोग में आपके द्वारा ली गई वस्तुओं को चालक व विद्युत रोधी की श्रेणी में बांटें। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने कुछ पदार्थ लिए थे, जैसे कि सिक्का हो गया, कांच की छड़, कागज, रबर, इन सब को क्या है, चालक एवं विद्युत रोधी की श्रेणी में बांटता है। ओके, तो इसको चालक एवं विद्युत रोधी की श्रेणी में बांटने से पूर्व चलिए हम लोग चालक एवं विद्युत रोधी के बारे में जान लेते हैं कि जो चालक एवं विद्युत रोधी क्या होता है। चालक, ओके, तो चालक को जिसको इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं और विद्युत रोधी को इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स। ओके, इसको याद रखिएगा। तो चालक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। चालक किसे कहता है, तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, ये सभी क्या है, चालक है। विद्युत रोधी जिसको कुचालक के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि विद्युत रोधी एवं कुचालक अलग है, तो दोनों का जो मतलब होता है वह सेम होता है, विद्युत रोधी एवं कुचालक, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, जो विद्युत रोधी को ही कुचालक कहते हैं। ओके, विद्युत रोधी वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे कुचालक कहते हैं। ओके, जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, फाइबर हो गया, कागज हो गया, कांच हो गया, ये सभी क्या आता है, विद्युत रोधी या कुचालक की श्रेणी में आता है। ओके, तो चलिए इसको चालक एवं विद्युत रोधी की श्रेणी में बांटते हैं। उस कंपोनेंट, उस पदार्थ को, जैसे सिक्का हो गया, कांच की छड़, कागज एवं रबर। तो चालक क्या होता है, इसमें आकर सिक्का। सिक्का क्यों, क्योंकि यह धातुओं से मिलकर बना होता है। ओके, चूंकि जो सिक्का होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से मिलकर बना होता है, जिसमें 17% क्रोमियम और 83% आयरन होता है, जिस प्रकार से क्या है, मिश्रण से मिलकर बना होता है। इस वजह से जो सिक्का होता है वो क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। और जो कांच की छड़ है, कागज एवं रबर, ये सभी क्या विद्युत रोधी अर्थात यह कुचालक होते हैं। ओके, तो आप लोग चालक एवं कुचालक या चालक या विद्युत रोधी को इसके नाम से भी याद रख सकते हैं कि चालक जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है उसको चालक कहते हैं, और विद्युत रोधी अर्थात यह विद्युत का अवरोध करता है, या कुचालक जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता। ओके, तो आई होप आप लोगों को कुचालक एवं विद्युत रोधी या कुचालक के बारे में समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है, जबकि विद्युत रोधी अर्थात कुचालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो चालक ऐसे पदार्थ होता है जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किंतु जो विद्युत रोधी या कुचालक ऐसे पदार्थ होता है जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ध्यान रहे कि दरअसल प्रवाह विद्युत धारा का नहीं बल्कि विद्युत आवेशों का होता है, जिस कारण विद्युत की धारा उत्पन्न होती है। ओके, तो इसमें भी आप लोग याद रखिएगा कि जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह नहीं होता। किसका प्रवाह होता है, तो वह है विद्युत आवेशों का, जिसको आप लोग धन आवेश प्लस एवं ऋण आवेश माइनस के नाम से जानते हैं। ओके, जिसको धन आवेश एवं ऋण आवेश कहते हैं। इसी का क्या होता है, प्रवाह होता है, जिसके कारण विद्युत की धारा उत्पन्न होता है। परंतु सरलता के लिए हम विद्युत धारा का प्रवाह भी कहते हैं, किंतु इसको हम लोग सरलता के लिए विद्युत धारा का प्रवाह भी कहते हैं। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार जल के बहाव के कारण जलधारा उत्पन्न होती है। कि जिस प्रकार से क्या है, जल के बहने से क्या होता है, जल की धारा अर्थात जलधारा उत्पन्न होता है। यहाँ पर जल की मात्रा आवेशों की मात्रा के अनुरूप है, क्योंकि यहाँ पर जो जल की मात्रा है वह आवेशों की मात्रा के ही अनुसार है। इस पाठ में हम विद्युत की कुछ अवधारणा को समझने के लिए इसी समरूपी परिस्थिति का उपयोग करेंगे। क्योंकि तो इस पाठ में हम लोग विद्युत की कुछ क्या है कुछ अवधारणा है उसको समझने के लिए इसी समान रूपी परिस्थिति का उपयोग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस प्रकार पानी या किसी पदार्थ की कण होता है उस तरह बिजली की कण नहीं होते, क्योंकि बिजली या विद्युत कोई पदार्थ नहीं है। ओके, तो जिस प्रकार से क्या है, जो पानी होता है, जो पानी का मौलिक होता है, पानी का क्या होता है, अणु होता है। जो पानी होता है क्या है, वह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर क्या होता है, बनता है। अर्थात हाइड्रोजन की क्या है,
टू मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनता है, H2O का निर्माण करते हैं। ओके, तो चलिए इसको इस इक्वेशन इस समीकरण को संतुलित करते हैं तो 2H2 लेते हैं और ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है क्या है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होता है, आणविक फॉर्म में होता है। ओके, तो 2H2 प्लस O2 ये होगा 2H2O। ओके, ये क्या है, पानी का सूत्र है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो पानी का क्या होता है, कण होता है, किंतु जो बिजली का या फिर जो विद्युत है उसका कोई कण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बिजली या विद्युत है वह कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि बिजली या जो विद्युत होता है वह इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो विद्युत होता है वह एक ऊर्जा का एक रूप होता है। ओके, इसलिए जिस प्रकार पानी की कटी हुई पाइप से पानी प्रवाहित बाधित होता है, कटी हुए तार में से विद्युत का बहाव नहीं दिखता बल्कि बहाव रुक जाता है। जिस प्रकार से क्या है, कोई भी जो बहने वाले पानी का जो पाइप है उसको यदि हम लोग कट करते हैं तो क्या है, उसमें पानी का जो बहाव उसको इजीली हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि यदि हम लोग इलेक्ट्रिक वायर है उसको या विद्युत वायर है उसको कट करते हैं फिर भी हम लोग उसके बहाव को नहीं देख सकते हैं। ओके, विद्युत धारा वह कुल आवेश या चार्ज है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया में से इकाई समय में गुजरता है। ओके, तो जो विद्युत धारा का वह कुल आवेश होता है जो कि चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जिसको क्रॉस सेक्शन एरिया में से इकाई समय में गुजरता है। ओके, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अनुप्रस्थ काट क्या होता है। अनुप्रस्थ काट। ओके, तो चलिए सबसे पहले अनुप्रस्थ काट के बारे में जानते हैं। जो अनुप्रस्थ काट क्या होता है, तो अनुप्रस्थ काट क्या होता है, तो आकृति की सबसे जो छोटी इकाई होता है उसी को ही अनुप्रस्थ काट कहते हैं। ओके, तो वह आकृति जिससे क्या है वह मिलकर बनी है उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट कहते हैं। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए क्या है, एक बेलन है, जैसे कि आप लोग बेलन के बारे में जानते होंगे। ये क्या है, एक बेलन है। ओके, तो मान लीजिए क्या है, एक खोखला बेलन है। ओके, तो जिससे यह बना होता है, मान लीजिए यह जो ऊपरी भाग होता है यही इसका क्या होता है, अनुप्रस्थ काट कहलाता है। ओके, मान लीजिए जैसे कि आप लोग चूड़ी देखे होंगे, जैसे कि ये चूड़ी क्या होता है, ऐसे वृत्त के फॉर्म में होता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे चूड़ी को क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं तो हम लोग इस प्रकार से फॉर्म क्या होता है, प्राप्त होता है। कि जैसे कि इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो हम लोग क्या है, बेलन का फॉर्म क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो सबसे छोटा रूप क्या है, जो ऊपरी वाला भाग है, इसी को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट कहते हैं। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, वृत्त बन गया। ओके, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसी को क्या कहता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। अर्थात आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो आकृति की जो सबसे छोटी इकाई होता है उसी को ही अनुप्रस्थ काट कहता है। ओके, आवेश का मात्रक कूलाम है। ओके, इसमें याद रखिएगा कि जो आवेश या फिर जो चार्ज का जो मात्रक है वह क्या है, तो वह है कूलाम। यदि क्यू कूलाम आवेश किसी चालक से t सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान होगा विद्युत धारा I = Q/T, समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, जो आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है जिसको कैपिटल Q के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा। और यदि क्यू कूलाम आवेश किसी चालक से t सेकंड में प्रवाहित होता है, क्या होता है, यदि क्यू कूलाम आवेश क्या है, किसी चालक से t सेकंड में प्रवाहित होता है, उस चालक में जो प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा तो वह इसके द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत धारा I = Q/T। जो I होता है वह विद्युत धारा होता है, Q होता है वह आवेश होता है और T क्या होता है, वह समय। ओके, फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर ऑन्द्रे मेरी एम्पियर 1775 to 1836 को फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर एम्पियर मात्रक का नाम पड़ा। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसे कहता है या फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर ऑन्द्रे मेरी एम्पियर। ओके, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक है सर ऑन्द्रे मेरी एम्पियर को फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। ओके,
इन्हीं के नाम पर एम्पियर मात्रक का नाम पड़ा और इन्हीं के नाम पर है जो एम्पियर मात्रक है उसी का नाम पड़ा। ओके, तो जो एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर क्या होता है, वह विद्युत धारा का मात्रक होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है जिसे कैपिटल ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वह है एम्पियर होता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है जिसको कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। यह क्या है, एक अदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, तो अदिश राशि, तो अदिश राशि किसे कहते हैं, तो जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होता है उन्हें अदिश राशियाँ या अदिश कहा जाता है। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा, ये सभी क्या है, अदिश राशि है। ओके, या फिर आप लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, अर्थात इसमें परिमाण या फिर मात्रा होगा। जैसे कि द्रव्यमान, जैसे कि यहाँ पर लेते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का क्या होता है, इसको किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है, तो इसको क्या है, किलोग्राम के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि 1 किलोग्राम क्या है, शक्कर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम। अर्थात इस प्रकार से क्या है, इसका परिमाण है किंतु इसका कोई दिशा है क्या, नहीं। तो इसी प्रकार से क्या है, दूरी, तो दूरी को जैसे कि इसको मेजरमेंट करता है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी, मान लिया जाए इसका जो डिस्टेंस, जो दूरी है वो कितना है, 50 किलोमीटर है। क्योंकि तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूरी में क्या है, 50 किलोमीटर लेंगे। अर्थात इसमें क्या है, केवल परिमाण ही होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें केवल परिमाण को ही बताया गया है। छोटे ई किसी प्रकार को कहते हैं कि जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो विद्युत धारा होता है वह क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। समीकरण 1 के अनुसार हम कह सकते हैं कि जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है। तो 1 एम्पियर किसे कहता है, तो इसको याद रखिएगा, 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलम्ब पर 1 सेकंड। तो चलिए इसको क्या है, फार्मूला के द्वारा समझते हैं। तो क्या है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तब उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाता है। ओके, तो 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलम्ब पर 1 सेकंड। कभी कभी एक छोटी इकाई मिली एम्पियर ए में अथवा माइक्रो एम्पियर न्यू ए का भी उपयोग किया जाता है। ओके, तो कभी कभी इसका मापन या मेजरमेंट के लिए क्या है, मिली एम्पियर, इसके जो छोटे रूप होता है क्या होता है, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1 मिली एम्पियर इक्वल 1 डिवाइडेड बाय क्या रहा है, सैकड़ा, हजार, अर्थात 1 डिवाइडेड बाय 1000 एम्पियर इक्वल 10⁻³ एम्पियर एवं 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल 1 डिवाइडेड बाय इकाई रहा है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 10 लाख एम्पियर इक्वल 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पर 10⁻³ एवं यहाँ पर 10⁻6 क्यों लिखा गया है, तो ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है। तो यहाँ पर डिवाइड में है तो इसको ऊपर में लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। जैसे कि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 लिखते हैं, और कितने जीरो है, जैसे कि यहाँ पर -3 लिखा गया और -6, ऐसा क्यों लिखा गया है, तो ये क्या है, जीरो को काउंट को दर्शाता है, अर्थात 1 2 3 यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जीरो के ऊपर -3 एवं ठीक इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 जीरो है, इस प्रकार से 10⁻6 लिखा गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन एमीटर की मदद से किया जाता है। तो कोई भी विद्युत परिपथ में है उसमें जो विद्युत धारा का जो मापन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वह है एमीटर के द्वारा किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत की मात्रा को दर्शाता है। ओके, तो जो एमीटर होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो यह विद्युत की मात्रा को दर्शाता है। एमीटर के धनात्मक सिरे को सेल के धनात्मक सिरे से व ऋणात्मक सिरे को सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। जैसे कि आप लोग चित्र 2 एमीटर का विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजन में देख सकते हैं कि एमीटर, बैटरी एवं प्रतिरोधक, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पर आर भी क्या लिखा गया है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स या रेजिस्टेंस बैटरी कहते हैं, जिसको हिंदी में प्रतिरोधक के नाम से भी जानते हैं। ओके,
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एमीटर के धनात्मक सिरे से बैटरी के धनात्मक सिरे से एवं एमीटर की ऋणात्मक सिरे से बैटरी का जो सेल है उसके ऋणात्मक सिरे से जोड़ा गया। इस स्थिति में धारा का प्रवाह एमीटर से धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। ओके, तो इस स्थिति में जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किस प्रकार से होता है, तो एमीटर के धनात्मक सिरे से यहाँ से होते हुए ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। एमीटर की प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, इसलिए एमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है ताकि उसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित हो। ओके, तो जो एमीटर की जो प्रतिरोधकता होता है वह क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए क्या है, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एमीटर को किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ताकि उसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित हो। ओके, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो एमीटर है उसको श्रेणी क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है या फिर एमीटर को श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कि जो एमीटर की जो प्रतिरोधकता होता है बहुत कम होता है, इसलिए एमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है या फिर संयोजित किया जाता है ताकि उसमें से जो विद्युत धारा है या फिर ताकि उसमें से जो अधिकतम धारा है वह प्रवाहित हो सके। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। प्रश्न पहला है, किसी विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। दूसरा है, विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए। तीसरा है, क्या होगा विद्युत परिपथ में यदि एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ओके, तो इन प्रश्नों का आंसर हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।